Assalamu alaikum students. This is Anam Khalid, your chemistry teacher from University Legend Institute of Management Sciences. You are all welcome to the online classes. हमारा आज लेक्चर नंबर 18 जो है वो होने जा रहा है। लेक्चर नंबर 17 में हमने अल्कीन को जो है वो फाइनल किया था, अल्कीन का एंड किया था हमने, अल्कीन और अल्काइन का जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी देखा हमने कि केमिकल रिएक्टिविटीज़ जो हैं वो किसकी क्या हो सकती हैं। उसके अंदर हमने एट द एंड ये कहा कि अल्काइन जो हैं वो एसिडिक भी होती हैं अपनी नेचर में, और अल्काइन किसी हद तक जो है वो क्या होती हैं, वो कम रिएक्टिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कीन। इसकी रीज़न क्या थी, ये भी रीज़न हमने डिस्कस कर ली। आज जो हमारा लेक्चर है वो है एक नया टॉपिक है हमारे पास, और वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। असल में इससे पहले कि हम ये चैप्टर पढ़ें, मैं आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ। एरोमेटिक लफ्ज़ जो है ये अरोमा से निकला है। अरोमा का मतलब होता है फ्रेग्रेंस, ठीक है। अब जब सबसे पहले देखा गया कि केमिस्ट्री की क्लास ऑफ कंपाउंड में कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जैसे कि बेंजीन है, नेफ्थलीन है, इनकी एक करैक्टरिस्टिक जो है वो फ्रेग्रेंस होती है। उस फ्रेग्रेंस की बेस पर हमने इन्हें एरोमेटिक कंपाउंड कहना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद बहुत सारे कंपाउंड ऐसे डिस्कवर हुए जिनसे स्मेल नहीं आती या जिनकी फ्रेग्रेंस नहीं होती, तो फिर हम जाहिर सी बात है उसका नेम तो चेंज नहीं कर सकते। जो नाम एक जैसे एक शख्स का नाम रख दिया जाता है, बेशक बड़े होकर या जो है वो इंसान आगे जाकर उस काबिलियत वाला ना हो, लेकिन फिर भी उसका नेम तो बदला नहीं जाता। सेम ऑन द हैंड आपका ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है, ये नेम हमने इसी बेस पर रखा था कि उनसे फ्रेग्रेंस आती है, लेकिन बहुत सारे कंपाउंड उसके बाद ऐसे डिस्कवर हुए जिनसे फ्रेग्रेंस तो कोई नहीं आती, लेकिन स्टिल वो क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। लिहाजा एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए अरोमा या फ्रेग्रेंस लफ्ज़ का जो इस्तेमाल है वो काफ़ी हद तक गलत साबित हो सकता है। तो इसका नेम तो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, लेकिन ये इसके लिए मस्ट नहीं है कि उसमें वाकई में जो है वो फ्रेग्रेंस का होना ज़रूरी है या नहीं। अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये क्या हैं, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होगा, विच है वन और मोर प्लानर 6 कार्बन रिंग्स। कहते हैं कि इसके अंदर 6 कार्बन रिंग्स होते हैं, जैसे मैं अभी आपके सामने बना रही हूँ, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये जो 6 कार्बन हैं ये एक ही प्लेन में होंगे, तो ये प्लानर होंगे। एक ही प्लेन में इनके 6 कार्बन के रिंग्स होते हैं, और इस रिंग को हम क्या कहते हैं, कॉल्ड एज बेंजीन रिंग्स, टू विच द हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड। और इनके साथ कौन से एटम अटैच होते हैं, हाइड्रोजन डिपेंड कर रहा होता है डबल बॉन्ड है या नहीं है। अगर डबल बॉन्ड मौजूद है तो फिर हाइड्रोजन आपने उसी हिसाब से एडजस्ट करने हैं। To which the hydrogen atoms are attached with the general formula CnHn। इसका जनरल फार्मूला क्या है, CnHn, यानी अगर C हम 6 वाला लेते हैं तो ये क्या होगा, C6H6 बेंजीन। मैनी एरोमेटिक कंपाउंड कंटेन अ बेंजीन रिंग। आम तौर पर बहुत तकरीबन तमाम एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें एक बेंजीन रिंग लाजमी होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इस बेंजीन रिंग को हम कहते हैं कि वो एरोमेटिक रिंग है। वैसे लफ्ज़ अरोमा का क्या मतलब होता है, जो आपका वर्ड है अरोमा, इसका मतलब है फ्रेग्रेंस, लेकिन चूंकि फ्रेग्रेंस एक नेसेसरी नहीं है तो इस वजह से आप उसको एरोमेटिक रिंग उसको कहते हैं जिसके अंदर एक लाजमी तौर पर बेंजीन रिंग मौजूद हो। अब हम आगे स्टूडेंट्स चलते हैं थोड़ा सा इस पे कि ये एरोमेटिक कंपाउंड हम पढ़ रहे होते हैं कि इसके सोर्सेस क्या हैं। नेचुरल सोर्सेस पहले देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसे कोल से बना सकते हैं। अब आप लोगों ने सुनना ध्यान से है कि कोल से हम इसे कैसे प्रिपेयर करते हैं। जब कोल को 1000 या 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाता है, लेकिन वो हीटिंग आपने ख्याल करना है, वो हीटिंग जो है वो एयर की प्रेजेंस में ना हो बल्कि एयर की एब्सेंस में हो। इट गिव्स 3 मेन प्रोडक्ट। इससे आपको 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। एक तो जाहिर सी बात है कोल गैस होगी,
एक होगा आपका कोल टार और तीसरा होगा रेजिड्यू जिसको कोक कहते हैं। तो आपको ये बात क्लियर हुई है कि कोल को जब आप एयर की एब्सेंस में बर्न करते हैं तो उस वक्त क्या होता है, आपके पास जो प्रोडक्ट्स बनती हैं मेन वो 3 होती हैं। एक क्या है, कोल गैस, दूसरी होती है कोल टार और तीसरी क्या होती है, तीसरा जो इसके अंदर कंपोनेंट है वो होता है कोक। ठीक है। अब ये जो कोल गैस होती है इसमें मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनका मिक्सचर होती है। कोक आपको पता है सिंपल मेटल्स या स्टील की मैन्युफैक्चर में होती है, और ये कोक है क्या, ये सिंपल जो है वो कार्बन है। ठीक है। कोल टार जो है, ये जो तीसरी ये वाला कंपाउंड है कोल टार, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि कोल टार के अंदर ज़्यादातर एरोमेटिक कंपाउंड मौजूद होते हैं। कोल टार किस कलर का होता है ये आपको पता होना चाहिए, इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। कोल टार ब्लैक कलर का होगा। ठीक है। विस्किस लिक्विड होता है ये, यानी बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है लिक्विड, और इसकी एक करैक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है, यानी स्पेशल स्मेल भी होती है। लार्ज नंबर इसमें जो हैं वो एसिडिक और बेसिक कंपाउंड्स भी इसके अंदर आ सकते हैं। तो अब ये जो कोल होता है इसमें भी आगे फिर कुछ फ्रैक्शंस होती हैं, यानी मैंने जैसा कि आपको बताया कि कोल को जब आप बर्न करेंगे एयर की एब्सेंस में तो कोल टार जो बनता है, कोल टार में फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और वो 4 फ्रैक्शंस कोल टार की जो हैं वो आगे फर्दर लिखी भी हुई हैं। नंबर 1 पे क्या है, लाइट ऑयल। लाइट ऑयल को आप 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिस्टिल करें। जब आप उसकी डिस्टिलेशन 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं तो आपको बेंजीन, टॉलिन, ज़ाइलिन और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो कि बेंजीन से रिलेटेड होते हैं आपको वो मिलते हैं। सेकंड पे है हैवी ऑयल। हैवी ऑयल की डिस्टिलेशन आपको हाई टेम्परेचर पर करनी पड़ती है, और वो होती है 250 से 300। ठीक है। इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, नेफ्थलीन और क्रीजोल्स, यानी जो हायर कंपाउंड हैं जिसमें 2 बेंजीन रिंग होते हैं वो यहाँ से आपको मिलेंगे। थर्ड नंबर पे है मिडल ऑयल। इसको आपको मिड ऑयल, यानी जैसे आपने लाइट ऑयल को 200 पे डिस्टिलेशन की थी, ठीक है, आपने हैवी ऑयल की डिस्टिलेशन जो है वो 250 से 300 पे की थी, तो यहाँ आप 200 से 250 टेम्परेचर कर दें। इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर नेफ्थलीन है, फिनोल है, क्रीजोल्स हैं, वो चीज़ें इसके अंदर भी मौजूद हैं। 4 नंबर पे आता है एंथ्रासीन ऑयल। एंथ्रासीन ऑयल क्या है कि इसकी डिस्टिलेशन होती है हाँ बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर, हैवी ऑयल से भी ज़्यादा टेम्परेचर इसमें रिक्वायर होता है। इसकी डिस्टिलेशन जो है वो 300 से 350 के दरमियान है। ठीक है। इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर भी हायर हाइड्रोकार्बन्स हो सकती हैं, जैसे कि आपके पास नेफ्थलीन है, कार्बाजोल है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर मौजूद होंगी। इसमें लाइट ऑयल फ्रैक्शन की जाती है। फ्रैक्शन अब कैसे करेंगे कि आपने जो है वो कैसे अपना एरोमेटिक कंपाउंड को बाकी सबसे सेपरेट आउट किया हुआ है। फिर उसके बाद जो इसका मेन सोर्स एक बहुत बड़ा है वो है पेट्रोलियम। कोल से तो हमने पढ़ लिया कि कोल को पहले हमने किस तरीके से जलाना है। अब हम जो आगे देखने जा रहे हैं वो क्या है, पेट्रोलियम है। हम अपना ये जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं इसको पेट्रोलियम से भी हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आप सबने पढ़ा था कि पेट्रोलियम की जब हम कैटालाइटिक रिफार्मिंग करते हैं, उसकी साइकिलाइजेशन करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें बेंजीन वगैरह जो है वो मिलती है। लाइक मैं आपके सामने अभी एक ड्रा करती हूँ। आप फॉर एग्ज़ाम्पल एन हेक्सेन ले लें। ठीक है। एन हेक्सेन को ऐसे लिखा जा सकता है CH3, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, CH2 CH2 CH2, ये हो गए 4 कार्बन हो गए, 5 6 और ये 7। ये एन हेक्सेन को मैंने एक रिंग की शक्ल में लिख दिया। वो कहते हैं जब आप एन हेक्सेन की कैटालाइटिक रिफार्मिंग करते हैं, यानी आप इसमें डालते हैं क्रोमियम ऑक्साइड डाल दिया, आपने इसमें से हाइड्रोजन निकालनी है। जब आप हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो जाहिर सी बात है इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा जस्ट लाइक दिस। फिर आप उसमें से मज़ीद हाइड्रोजन निकाल देंगे तो 3 जगह पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, या इसको सिंपली हम यूँ भी लिख सकते हैं कि आपका ये जो डबल बॉन्ड है
वो इस तरीके से 1 2 और ये 3 यानी 3 हाइड्रोजन के जब आप मॉलिक्यूल इसमें से निकाल देंगे तो वहाँ क्या आता जाएगा, डबल बॉन्ड आता जाएगा। इसी तरीके से आप एनहेप्टेन लेंगे तो आपको टॉलिन मिलेगी, और टॉलिन जो है वो क्या होती है, वो भी एरोमेटिक कंपाउंड ही आपका होता है। तो ये हमारे पास कौन से थे, सोर्सेज थे हाइड्रोकार्बन्स के, कि कैसे हम हाइड्रोकार्बन्स को बना सकते हैं। ज़रा स्टूडेंट्स अगली स्लाइड पर देखें, इसमें है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की थोड़ी सी जनरल डिस्क्रिप्शन दी हुई है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन रिंग होता है और इसका जनरल फार्मूला वही है C6H6, और ये एज अ बेस इसकी यही है। ऊपर इसके मिथाइल ग्रुप लगा लें, बेंजाइल ग्रुप लगा लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन इसकी बेस यही होती है। इसके 2 स्ट्रक्चर देखें, आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। इसमें एक जगह पर क्या है, देखें डबल बॉन्ड अगर एक जगह पर यहाँ पर है तो अगली जगह पर वो डबल बॉन्ड इधर है। तो ये डबल बॉन्ड जो है ना, ये 3 डबल बॉन्ड इसके अंदर आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखें स्टूडेंट्स, 1 2 और ये 3, ये 3 डबल बॉन्ड अगले ही लम्हे अल्टरनेटिव पोजीशन पर आ जाते हैं। मतलब ये वाला जो है वो देखें इधर चला गया, और ये वाला इधर आ गया, और ये वाला इधर आ गया। इसी वजह से बेंजीन रिंग के जो अंदर बॉन्ड होते हैं उनको आपने कभी भी लाइन से ड्रॉ नहीं करना, बल्कि आपने उनको किससे ड्रॉ करना होता है, सर्कल से। सर्कल से ड्रॉ करने का मकसद ये होता है कि वो जो डबल बॉन्ड हैं वो वहाँ पर कंसिस्टेंट नहीं हैं, बल्कि डबल बॉन्ड क्या हैं, उसके अंदर कॉन्जुगेशन के अंदर मौजूद हैं। उसके बाद देखें क्लास प्रिपरेशन है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की, कि हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। लार्ज स्केल पर पहली बात तो ये, अगर आप इसे बहुत बड़े स्केल पर बनाना चाहते हैं तो आप इसे पेट्रोलियम और कोल से बनाते हैं, लेकिन कुछ लेबॉर्ट्री के भी बहुत ज़्यादा मेथड इस्तेमाल होते हैं। लेबॉर्ट्री के मेथड अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि हम लेबॉर्ट्री में इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले देखें, जैसा कि आप सबको स्लाइड पर नज़र आ रहा है, पहला मेथड उसने दिया है डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोअल्केन्स, साइक्लोअल्केन्स की डीहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, अब ये जो साइक्लोअल्केन है इसकी डीहाइड्रोजिनेशन होनी कैसे है। मतलब आप कोई भी साइक्लोअल्केन लें, कोई भी साइक्लो, तो क्लास इसमें आपने क्या किया, उसमें आपने डीहाइड्रोजिनेट किया उसे। ठीक है, अब ये डीहाइड्रोजिनेशन होती कैसे है कि साइक्लोअल्केन आपने कोई भी लेना है, जैसे आपने ले लिया हेक्सेन ले लिया, लेकिन वो साइक्लो होना चाहिए, मतलब साइकिल की फॉर्म में हो। ठीक है, और उसकी आपने की डीहाइड्रोजिनेशन, आपने उसमें से हाइड्रोजन को उसके अंदर से जो है वो एलिमिनेट किया। ठीक है, लेकिन आपने ये काम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर करना है। जब आप ये काम हाई टेम्परेचर पर करेंगे तो आपको एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगी, एरोमेटिक कंपाउंड्स मिलेंगे। ठीक हो गया क्लास। रिएक्शन देखें आगे, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है, 2 लिखे हुए हैं। आपने सबसे पहले साइक्लोअल्केन लिया, साइक्लोअल्केन में देखें कोई भी जो है वो डबल बॉन्ड नहीं था। आपने इसमें बेंजीन बनाना है। बेंजीन का मतलब ये है कि आपने 3 जगह पर डबल बॉन्ड लेकर आना है, यानी 3 जगह से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकलने हैं। 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकलने का मतलब ये है कि 6 हाइड्रोजन एटमों ने निकलना है। तो एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से, ये इस तरीके से 6 हाइड्रोजन एटम जो हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, और आपके पास जो आपका प्रोडक्ट बचेगा वो क्या होगा, बेंजीन होगा। ये रिएक्शन प्लाटिनम या पैलेडियम की मौजूदगी में जो है वो किया जाता है, और रिएक्शन 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो कैरी आउट होता है। इसमें से 3 हाइड्रोजन जो हैं वो आपके एलिमिनेट होने हैं। इसी तरीके से देखें, नेक्स्ट में आपको उन्होंने दिखाया है जो अगला कंपाउंड है वो है सिंपल, क्या है, ये हेक्सेन नहीं है, ये हेप्टेन है। ठीक है, साइक्लोहेप्टेन है, या ऐसे कह लें कि ये मिथाइल हेक्सेन है। ठीक है, इसकी भी आपने क्या की, इसकी भी तीन जगह से आपने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यानी 6 जगह से आपने एटम को इवॉल्व किया, तो आपके पास क्या आ गई, टॉलिन, और 3 हाइड्रोजन के जो एटम होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे वो इसमें से एलिमिनेट हो जाएंगे। ये रिएक्शन प्लाटिनम और पैलेडियम की मौजूदगी में किया जाता है। 250 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसमें आपने टेम्परेचर को मेंटेन करना है। उसके बाद क्लास अगला मेथड देखें, अगले मेथड में क्या किया है कि अल्केन्स की साइकिलाइजेशन की है। अल्केन की साइकिलाइजेशन कैसे करनी है, एनअल्केन जो होती है, अब आपके पास इसके अंदर जो है सिंगल बॉन्ड है। एन हेक्सेन देखिए नज़र आ रही है आप सबको, एन हेक्सेन। ठीक है, एन हेक्सेन में क्या करेंगे, इसकी करवाएंगे साइकिलाइजेशन,
यानी इसको साइक्लाइज किया है। साइक्लाइज करने का मतलब ये है कि सिंपल वही किया है, हाइड्रोजनेशन की है इसके अंदर, और डीहाइड्रोजनेशन, और हाइड्रोजन जो है वो इसमें क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। रिएक्शन बिल्कुल वही है जो अभी आपने ऊपर किया था, बस उसको ब्रांच फॉर्म में लिखा हुआ था, यहाँ इसको जो है वो सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है। अल्केन्स कंटेनिंग सिंगल, और इसमें 6 कार्बन एटम होते हैं, तो ये क्या करता है, ये अपने आप को साइकलाइज कर लेता है। साइकलाइजिंग एजेंट इसमें इस्तेमाल होता है क्रोमियम का ऑक्साइड Cr2O3, तो वो इसके अंदर जो है ये इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट इसकी प्रिपरेशन आपने अगला मेथड जो है वो क्या करना है, अगले मेथड में फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में आप क्या करते हैं, इसमें आपने लेना है सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखें आपके सामने, आपको नज़र आ रही होगी। इसके अंदर अल्काइलेशन होती है एरोमेटिक रिंग की, यानी एरोमेटिक रिंग कोई भी होता है, ठीक है, जैसे बेंजीन है, तो आपने उसके ऊपर अल्काइल ग्रुप डालना है, यानी मिथाइल ग्रुप आपने उसमें ऐड करना है। ज़रा इस रिएक्शन को देखने से पहले इस चीज़ को देखें जो मैं आपको समझाती हूँ। फ़र्ज़ करें ये बेंजीन है, इसके अंदर आपने CH3Cl डाला, ठीक है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, ये भी एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और यहाँ पर जो मैंने कॉर्नर्स बनाए यहाँ पर एक एक कार्बन भी है, यानी इन 6 के 6 कॉर्नर पर एक एक हाइड्रोजन है और एक एक क्या है, कार्बन है। अब देखें, अगर CH3 ग्रुप मैं इस अल्काइलेशन कर रहे हैं ना, अल्काइलेशन का क्या मतलब है कि अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना है आपने इसके ऊपर। अगर मैं अल्काइल ग्रुप इसके ऊपर जाकर लगाती हूँ, या इसके ऊपर आकर, फ़र्ज़ करें जैसे उसने लगाया हुआ है, इसके ऊपर लगाया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से एक H को रिमूव होना पड़ेगा। एक H रिमूव होगा तभी CH3 की जगह बनेगी, ठीक है, और वो H रिमूव कहाँ होगा, वो H रिमूव होकर Cl को लेगा और क्या बना देगा, HCl। इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, अब ज़रा इस स्लाइड को पढ़ते हैं, अब आपको ज़रा क्लियर होगा। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या होता है कि इसके अंदर अल्काइलेशन होती है एरोमेटिक रिंग की, और इसमें अल्काइल हैलाइड है यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग लीविस एसिड। एक स्ट्रॉन्ग लीविस एसिड इसमें शामिल होता है, जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग लीविस एसिड की एग्जांपल आपको दी हुई है एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है, या फेरिक क्लोराइड है, या कोई दूसरा रिएजेंट है MXN है, ठीक है, तो ये एज ए कैटलिस्ट इसमें बिहेव करता है। ये जो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है, इससे आपको पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मिलती है। जैसा कि अभी अभी मैं आपको दिखा रही थी, इसमें पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब ये है कि किसी के ऊपर मिथाइल लगा होगा, किसी के ऊपर इथाइल लगा होगा, तो इस तरह की बेंजीन आपके पास इससे प्रोडक्ट में आती हैं। नेक्स्ट में देखें, वर्ड स्विटिंग रिएक्शन है। वर्ड स्विटिंग रिएक्शन को 1861 में जो है ये वर्ड्स ने जो है वो ईजाद किया था। अब ये है क्या, ये भी एक केमिकल रिएक्शन ही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सोडियम मेटल को रिएक्ट करवाते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है, और आपको सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स मिलते हैं। वर्ड्स रिएक्शन जो है ये लिमिटेड होता है सिमेट्रिकल अल्केन पे। ये इसका सबसे बड़ा सीरियस डिसएडवांटेज भी है कि आप इसको सिर्फ़ और सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन पर ही अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो है उस पर अप्लाई अनसिमेट्रिकल पे नहीं कर सकते। अगर 2 अल्काइल हैलाइड आपके पास सिमिलर हैं तो फिर आप इस रिएक्शन को चला सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस रिएक्शन को अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर वो कहता है कि अगर आप कर भी देते हैं तो उन्हें सेपरेट करना जो है वो आपके लिए एक चैलेंज होता है, उन्हें आप सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा लो होते हैं। जिस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है उनको तो हम इजीली सेपरेट आउट कर लेते हैं, लेकिन जिस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं है उनको हम कभी भी सेपरेट आउट नहीं कर पाते। तो ये था वर्ड स्विटिंग रिएक्शन। इस रिएक्शन की डिस्क्रिप्शन देखें बेटा। इस रिएक्शन की डिस्क्रिप्शन क्या है कि ये आपके सामने एक ब्रोमो बेंजीन लिया हुआ है, इसमें आपने डाला मिथाइल आयोडाइड और इन द प्रेजेंस ऑफ 2Na, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर आई नहीं लेना आपने, यहाँ पर बेटा आपने Br लेना है, CH3Br। कोशिश करनी है कि ये वही हैलोजन हो जो ये वाली ऑलरेडी मौजूद है। अगर ब्रोमोबेंजीन है तो मिथाइल ब्रोमाइड लेना है, अगर आयोडोबेंजीन है तो आपने मिथाइल आयोडाइड लेना है। आपने इसमें सोडियम की मेटल को इंसर्ट कर दिया। अब क्या होगा, CH3 जो है वो इसके ऊपर लग गया, Br 2 एटम रह गए, Br के 2 एटम Na को लेंगे और क्या बना देंगे, 2NaBr
और अगर आप एक्स से शो करना चाहती हैं तो फिर आपने यहाँ पर भी एक्स लगाना है और CH3 के साथ भी क्या लगाना है, एक्स लगाना है, फिर आपका ये रिएक्शन सही होगा। अगर आप एक्स की बजाय ब्रोमीन लगा रही हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन की सब्स्टिट्यूशन और दूसरी साइड पर जो है वो मिथाइल के साथ भी ब्रोमीन की सब्स्टिट्यूशन करनी होगी। ये रिएक्शन भी लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है, ये रीज़न मैंने आपको पहले बता दी कि आप इससे सिमेट्रिकल जो आपका कंपोनेंट होता है उस पर ही अप्लाई कर सकते हैं। इसका एक और भी सीरियस डिसएडवांटेज ये है कि इसकी यील्ड भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। इसकी यील्ड इसलिए अच्छी नहीं होती क्योंकि आपको साइड प्रोडक्ट्स भी इसमें काफ़ी ज़्यादा मिल रहे होते हैं। नेक्स्ट में अब हम ग्रिग्नॉर्ड सिंथेसिस पर मूव करते हैं कि ग्रिग्नॉर्ड सिंथेसिस जो है वो क्या है। ठीक है, क्लास ग्रिग्नॉर्ड, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि ग्रिग्नॉर्ड क्या होता है। ग्रिग्नॉर्ड होता है RMgX। ठीक है, RMgX ये होता है ग्रिग्नॉर्ड रिएक्शन। इससे वो कहते हैं कि आप ग्रिग्नॉर्ड की सिंथेसिस भी कर सकते हैं, यानी आप ग्रिग्नॉर्ड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन भी कर सकते हैं। देखिए रिएक्शन बहुत आसान है। आपने ब्रोमोबेंजीन ली, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन लेकर आपने उसमें मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर डाला। ठीक है, अब क्या होगा कि मैग्नीशियम जो है इस Br के साथ अटैच हो गया और क्या बन गया, आपके पास बन गया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। लिया क्या था आपने, ब्रोमोबेंजीन, बन क्या गया, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिर आपने डालना है इसमें अल्काइल हैलाइड CH3Br। अब क्या होगा, CH3Br क्या करेगा, मैग्नीशियम इन दो ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स को लेगा और MgBr2 बना देगा और CH3 जो है वो इसके ऊपर आकर अटैच हो जाएगा। तो यहाँ से आपने ये देखा कि आपके पास ब्रोमोबेंजीन थी, लेकिन आपने ब्रोमोबेंजीन को कन्वर्ट कर लिया है किसके अंदर, टॉलिन के अंदर। कन्वर्ट कैसे किया, ग्रिग्नॉर्ड सिंथेसिस से। ठीक है, इसी तरीके से वो कहते हैं कि अगर आप इसके अंदर कोई और अल्कीन डालते हैं, जो सब्स्टिट्यूशन आप करवाना चाहते हैं वो ग्रिग्नॉर्ड के थ्रू आप इसमें करवा सकते हैं। सेकंड पे देखें ज़रा, सेकंड में क्या हो रहा है कि सेकंड में उसने MgBr लेकर, यानी कि पॉलीफिनाइल, ये जो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है उसके अंदर उसने अब डाला क्या है, अलाइल ब्रोमाइड। एलिलिक ग्रुप है ना ये, CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वो कहते हैं कि ये सारे का सारा ये जो हिस्सा है Br के अलावा वो इसके ऊपर आकर अटैच हो जाएगा और एलिमिनेट क्या होगा, MgBr2। नेक्स्ट में अगर आप इसमें निकल डालते हैं, निकल का मतलब ये है कि आप इसकी हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी दोनों सिरों पर। तो ये सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा प्रोपाइल बेंजीन। तो आप अपनी बेंजीन का जो है उस पर नंबर ऑफ़ कार्बन्स भी इजीली इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये थे सिंपल से मेथड कि किस तरीके से आप इस रिएक्शन को जो है वो चला सकती हैं। एक और रिएक्शन जो है फर्दर ग्रिग्नॉर्ड सिंथेसिस की ही एक एग्जांपल है, आपने इसको भी बहुत गौर से देखना है। इसमें वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो चेन होती है उसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे चेन एसीटोफिनॉन लिखा हुआ है आपके सामने, एसीटोफिनॉन ये होता है कि आपका जो बेंजीन रिंग है इसके ऊपर COOCH3 एसीटोफिनॉन। अब एसीटोफिनॉन में होता क्या है कि COCH3 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, कहते हैं पहले आपने डालना है क्या इसमें, CH3 MgBr, यानी ग्रिग्नॉर्ड का रिएजेंट डाला। इन द एसिडिक मीडिया के अंदर आप ये रिएक्शन जो है उसमें इंसर्ट करेंगे। ठीक है, एसीटोफिनॉन बनेगा कैसे, आप देखें कि ये वाला कंपाउंड जो है वो चला जाएगा इधर और आपके पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगी, पहले बनेगा कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल। फिर आप जब उसमें से वाटर को एलिमिनेट कर लेंगे, वाटर की एलिमिनेशन के बाद आपकी जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग अल्कीन बनेगी। फिर जब आप उसकी हाइड्रोजनेशन करेंगे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में और आपके पास फाइनल क्या आ जाएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो आपके पास एंड प्रोडक्ट क्या आ गया, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप साइड चेन को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस रिएक्शन को कहते हैं साइड चेन कन्वर्जन, कि ये साइड चेन की क्या हो रही है, कन्वर्जन हो रही है। क्लास आगे है डील्स आल्डर रिएक्शन। डील्स आल्डर रिएक्शन में हम क्या करते हैं, इसमें हम 1/4 एडिशन करते हैं। ये पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, कॉन्जुगेटेड डाइन लेते हैं। कॉन्जुगेटेड डाइन क्या होती है, ये जैसे कॉन्जुगेटेड डाइन है, इसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिव पोजीशन पर होते हैं।
ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एडिशन हो रही होती है। जब आप ब्यूटाडाइन, ये 1,3 ब्यूटाडाइन ली हुई है, वो कहता है जब आप 1,3 ब्यूटाडाइन को हीट करेंगे एक्रेलिक एल्डिहाइड के साथ, एक्रेलिक एल्डिहाइड आगे लिखा हुआ है CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसमें करेंगे तो आपके पास पहले बनेगा डबल बॉन्ड जो था वो देखिए वहीं का वहीं रह गया, लेकिन जो वो है आपका जो साइकलाइज हो गया है कंपाउंड वो आपके पास आ गया। अब आपने इसमें से मज़ीद हाइड्रोजन निकालने हैं ताकि 3 जगह पर हाइड्रोजन आ सके। तो आपने जब 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकालने की ज़रूरत है, कैसे पता लगा, एक ऑलरेडी है यहाँ लाना है और यहाँ लाना है, तो 4 हाइड्रोजन एटम या 2 मॉलिक्यूल बाहर मज़ीद निकालने पड़ेंगे। बेंजल्डिहाइड बन जाएगा और बेंजल्डिहाइड की फिर आप करेंगे ऑक्सीडेशन। जब उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे सोडियम साल्ट की मौजूदगी में, तो आपको एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगी, आपका बेंजीन मिलेगा, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, इससे बेंजीन मिलेगा। लेकिन ये रिएक्शन इतना सिंपल नहीं है, इस रिएक्शन का एक कंप्लीट और डिटेल्ड मैकेनिज़्म भी है, लेकिन आप इसका मैकेनिज़्म जो है वो फ़िलहाल इसको अभी स्किप कर दें, क्योंकि इसमें क्या है कि इसके अंदर आपको कन्वर्जन्स भी आ सकती हैं कि कन्वर्जन आपने कैसे करनी, वो हम इसको बाद में सीखेंगे जब चैप्टर एंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, उल्मान रिएक्शन है। उल्मान में क्या होता है, बायफिनाइल को हम प्रिपेयर करते हैं इन हाई यील्ड में बाय हीटिंग अराइल आयोडाइड। अराइल आयोडाइड को आपने हीट करना है किससे, कॉपर पाउडर से, हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट जैसे नाइट्रोबेंजीन है उसकी मौजूदगी में। अल्मान रिएक्शन जो है या अल्मान कपलिंग जो है, इसमें आपने करना क्या है, इसमें आपने सिंपली ये करना होता है कि अराइल हैलाइड लेना है कोई भी कॉपर के साथ। ये अराइल हैलाइड है, देखें क्लास, ये क्या है, ये है अराइल हैलाइड। इसको ये देखें, ये अराइल हैलाइड है, इसके अंदर आपने कॉपर डाला। कॉपर डालेंगे तो 2 फिनाइल ग्रुप जो हैं वो आपस में इस तरीके से अटैच हो जाएंगे, कॉपर इस आयोडीन को ले लेगा और क्या बना देगा, क्योप्रिक आयोडाइड बना देगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन क्या कहते हैं हम, उल्मान रिएक्शन कहते हैं। उल्मान रिएक्शन का आगे देखें, आप लोगों को कुछ रिएक्शंस नज़र आ रहे हैं। आयोडोबेंजीन ली, उसमें 2 कॉपर डाले, क्या हो जाएगा, 2 फिनाइल आपस में जुड़ जाएंगे। ये देखें 2 फिनाइल जुड़ गए, कॉपर ने आयोडीन को ले लिया और क्या बन गया, कॉपर आयोडाइड CuI। उसके बाद वो कहता है कि इससे बायफिनाइल बन तो जाता है, बेंजीन को हम और भी बहुत सारे मेथड से जो है वो बना सकते हैं। अब उसने बाकी मेथड्स को डिस्कस किया। पहला मेथड देखें जिसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एसिटाइलिन लेते हैं आप। एसिटाइलिन का फार्मूला आप सबको पता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। एसिटाइलिन लेकर आपने रेड हॉट ट्यूब में उसको क्या करना है, उसको गर्म करना है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। इसी तरीके से आपने बेंजोइक एसिड को हीट करना है सोडियम बेंजोएट से। ये बेंजोइक एसिड है, ठीक है, सोडा लाइम की प्रेजेंस में, तो ये C6H5COONA ये उसका साल्ट हो गया बेंजोइक एसिड का, और इसके अंदर आपने डालना क्या है, NaOH, आपको मिलेगा क्या, बेंजीन और Na2CO3। उसके बाद एक और मेथड भी है, ये भी हो सकता है आप अल्कोहल के अंदर जिंक डस्ट डाल दें, फिनोल में जिंक डस्ट डाल दें। तो फिनोल का फार्मूला होता है ये, ठीक है, और इसमें आपने डाला जिंक डस्ट। जब इसमें जिंक डस्ट डालेंगे तो जिंक ऑक्साइड अलहदा हो जाएगा, हाइड्रोजन उसके ऊपर लगा रह जाएगा, तो हाइड्रोजन जब लगा रह जाएगा तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा बेंजीन, ठीक है। इसी तरीके से एक और मेथड देखें, फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन को भी आप क्या कर सकते हैं, एनिलीन में पहले आपने NaNO2 या HCl की प्रेजेंस में उसे हीट करना है, ठीक है। बनाना क्या है, पहले उसका डाईअजोनियम साल्ट, डाईअजोनियम साल्ट बन गया C6H5N2Cl। फिर आपने उसकी रिडक्शन करनी है। रिडक्शन में क्या होगा कि हाइड्रोजन आपने उसमें रिमूव करवानी है, ऑक्सीजन ऐड करवानी है, तो C6H6 हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन अलग हो जाएगी और HCl जो होगा वो अलग हो जाएगा। तो ये इसका जो एक रिएक्शन का फ़ायदा है वो ये है कि इसमें डाईअजोनियम साल्ट इंटरमीडिएट होता है, और डाईअजोनियम साल्ट जो है सिंथेटिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तस्वर किया जाता है।
अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पे, क्योंकि हमने अपना मेन टॉपिक जो है वो बेंजीन की प्रिपरेशन वो ख़त्म हो गया। आगे है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो क्या है। तो अब आप लोगों ने बहुत ध्यान से इसको देखना है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी हमें रीडिंग साथ साथ करनी पड़ेगी ताकि आप लोगों को क्लियर कट जो है कुछ आइडियाज़ का पता लग सके। बेंजीन के अंदर 6 हाइड्रोजन है, जैसा कि आप सबको नज़र आ रहा है इसका स्ट्रक्चर। 6 इसमें कार्बन है, ठीक है। और डबल बॉन्ड जो हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में है, मतलब वो डबल बॉन्ड किसी एक कार्बन पर फिक्स नहीं है। तो आप सबको इसका स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये हेक्सागोन की शक्ल में है। इसमें 3 डबल बॉन्ड हैं अल्टरनेटिव पोजीशन पर। तो बेंजीन जो है उसमें क्या है, एटम ऑफ हाइड्रोजन मौजूद हैं और ये एक्ट क्या करता है, एज ए हेक्सागोन। क्लास अब इसके स्ट्रक्चर पर थोड़ी सी जो है वो कंट्रोवर्सीज़ थी, जो मैंने स्लाइड पर लिखकर आपको दी हैं ताकि आपको ये नोट्स की सूरत में मिल सकें। द स्ट्रक्चर विथ 3 डबल बॉन्ड। पहले क्या हुआ, ये जो स्ट्रक्चर था 3 डबल बॉन्ड वाला, ये कैक्यूली ने जो है वो सपोज किया। कैक्यूली ने ये कहा कि ये 3 डबल बॉन्ड जो हैं वो ऐसे हो सकते हैं, मतलब कि या ये स्ट्रक्चर यूं है या ये स्ट्रक्चर यूं है, यानी 2 उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं। ये किसने कहा, हमें कैक्यूले ने। रिंग और 3 डबल बॉन्ड जो हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं, वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, सही है। अब करैक्टरिस्टिक बिहेवियर जो है इसका अल्कीन से भी मिलता जुलता है, ये एडिशन रिएक्शन भी दे सकते हैं। अब आपके मुताबिक आप खुद सोचें, जिस चीज़ में डबल बॉन्ड है उस चीज़ को रिएक्टिव होना चाहिए, ज़ाहिर है वो एडिशन दे, लेकिन बेंजीन ज़्यादा अच्छे एडिशन रिएक्शन नहीं देता। यहीं से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा राइज़ होता है कि ऐसा क्यों होता है कि बेंजीन जो है वो रिएक्शन नहीं आपको देता। ऐसा क्यों हो रहा है कि बेंजीन क्यों आपको एडिशन रिएक्शन प्रोवाइड नहीं करता। उसकी वजह ये है कि बेंजीन पे पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, और मैंने आपको पहले ही बताया था जिस चीज़ पर पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन जाता है वो चीज़ फिर उतनी ही ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, और स्टेबिलिटी की वजह से उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सेकेंड पॉइंट देखें, सेकेंड पॉइंट में वो क्या कह रहा है, इन पर्टिकुलर वी वुड एक्सपेक्ट अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टू रिएक्ट क्विकली विद ब्रोमीन। फिर हमने क्या किया, फिर उसने ना एक रिएक्शन करवा के देखा, उसने उसमें बेंजीन ऐड करवाया, बेंजीन में ब्रोमीन ऐड करवाया, ठीक है। आप सबको पता है कि अल्कीन क्या करता है, अल्कीन में जैसे ही ब्रोमीन डालते हैं, ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर होता है वो आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन बेंजीन ने ऐसा नहीं किया, जब तक कि उसमें कोई स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट नहीं आया बेंजीन कभी भी ब्रोमीन को डीकलराइज नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि बेंजीन थोड़ा सा नॉर्मल अल्कीन से डिफरेंट है, इसके डबल बॉन्ड जो हैं वो नॉर्मल अल्कीन से क्या हैं, वो डिफरेंट हैं। अब आपको स्ट्रक्चर बने हुए नज़र आ रहे होंगे, ज़रा इसको गौर से देखें, पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये दोनों कैक्यूले के स्ट्रक्चर हैं जो मैंने अभी आपको बना के दिखाए। दीवार ने हमें 3 और मज़ीद स्ट्रक्चर दिए जो कि आपके सामने हैं। तो दीवार की जो कंट्रीब्यूशन है इसमें वो बहुत ही कम थी, ऐसे 9% लेकिन कैक्यूले की कंट्रीब्यूशन जो है वो असल कंट्रीब्यूशन से कहीं ज़्यादा आगे थी। इसी वजह से ये कंसीडर किया जाता है कि कैक्यूले का जो स्ट्रक्चर है वो फिर भी किसी हद तक ठीक है, जबकि ये जो बाकी स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे मैंने अभी आपके सामने दीवार का स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर कुछ ख़ास अच्छा कंसीडर नहीं किया जा सकता, ठीक है क्लास। अब ये जो दीवार के तीनों स्ट्रक्चर हैं इनकी कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ 7.5%, 7.5, 7.5 है। असल में ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये वाली और ये वाली अरेंजमेंट स्टेबिलिटी के रूल्स को फॉलो नहीं करती, जबकि ये वाली अरेंजमेंट जो है ये स्टेबिलिटी के रूल्स को फॉलो करती हैं। और ये 39% जो हैं वो आपकी इम्पॉर्टेंट हैं, जबकि ये कितने परसेंट इम्पॉर्टेंट हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 7.5% इम्पॉर्टेंट हैं। उसका आइडिया जो है
दीवार ने इन्होंने मिलकर एक आइडिया जब दिया तो उन्होंने कहा कि क्यों ना इसको हाइब्रिड की फॉर्म में रख दिया जाए। हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि ना एक के जैसा ना दूसरे के जैसा, बल्कि ये मिला जुला सा एक मिक्स सा स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा कुछ और साइंटिस्ट ने भी हमें स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड किए थे। एक साइंटिस्ट था कैलस। अब मैं वो कैलस का स्ट्रक्चर बना के आप लोगों को दिखाती हूँ। कैलस का जो स्ट्रक्चर था वो यूँ था कि बनाया उसने भी ऐसे ही बेंजीन की तरह था, लेकिन उसका स्ट्रक्चर अंदर से कैसा था, इस तरीके का। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कैलस स्ट्रक्चर। इसी तरीके से हमें एक और स्ट्रक्चर जो है वो आर्मस्ट्रॉन्ग और बायर ने दिया। आर्मस्ट्रॉन्ग और बायर के मुताबिक ये स्ट्रक्चर जो है वो तो ये इसका जो है वो स्ट्रक्चर है, यानी बॉन्ड सारे के सारे सेंटर की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है आपके पास? इस स्ट्रक्चर का नाम है आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बायर स्ट्रक्चर। अब इसमें ये भी स्ट्रक्चर, ये दोनों स्ट्रक्चर तो 100% गलत साबित हो गए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद अगली स्लाइड देखें स्टूडेंट्स। इस पर भी थोड़ी सी यही बातें बताई हुई हैं कि बेंजीन की रीजनिंग्स क्या हैं, तो ये अच्छे तरीके से आपने इसको पढ़ना है। बहुत सारे और भी स्ट्रक्चर थे जो बेंजीन के प्रपोज हुए, ठीक है, जो हमने अंडरस्टैंड किए, जो हमने पढ़े। ठीक है, डिफरेंस जो है कैक्यूली स्ट्रक्चर में ये था कि कैक्यूली स्ट्रक्चर में फिर भी जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उनकी लोकेशंस कुछ हद तक ठीक थी। इस वजह से कैक्यूली स्ट्रक्चर को ज़्यादा सही कंसीडर किया जाता है कि वो बेंजीन रिंग हो सकता है। अदरवाइज़ इसके अलावा और किसी स्ट्रक्चर को इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं दी गई। हाइब्रिड जो है वो दो कैक्यूले स्ट्रक्चर का, फिर उसने कहा कि यही उसका हाइब्रिड है और यही एक्चुअल होता है। मतलब एक कैक्यूले स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से और एक कैक्यूले स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, तो दोनों का हाइब्रिड होता है ये, यानी कि दोनों का जो डबल बॉन्ड होता है उसे हम गोल दायरे की सूरत में लगा देते हैं। ईच बॉन्ड जो है बेंजीन में उसमें सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है, सेम लेंथ है। पिक्चर जो है वो कंप्लीट उन्होंने दिखा दिया आपको। इसमें सिंगल और डबल बॉन्ड जो हैं वो अल्टरनेट पोजीशन पर होते हैं। इसमें एक बात इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि देखें बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है हमने कहा वो इस तरीके से है। ठीक है, अब आप सब जानते हैं कि जो सिंगल बॉन्ड है ज़ाहिरी सी बात है उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होती है। ऐसा ही है ना, बॉन्ड लेंथ में जो है वो डिफरेंस आ जाता है। लेकिन फिर जब बेंजीन की बॉन्ड लेंथ को मेजर किया गया तो देखा गया कि बेंजीन के सारे बॉन्ड जो हैं वो एक जैसे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 3 बॉन्ड जो हैं वो फिक्स नहीं हैं, बल्कि वो किस फॉर्म में हैं, वो सर्कुलेशन की फॉर्म में आपके साथ मूव आउट कर रहे होते हैं। उसके बाद देखें क्लास, एविडेंस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर से पहले कुछ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अगेन ड्रॉ करके आपके सामने दोबारा दिखाए हैं। पहला स्ट्रक्चर है दीवार, जो कि आप सबको नज़र आ रहा है। कैलस है, आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बायर है, थैलेस स्ट्रक्चर है। तो इनमें कैक्यूली स्ट्रक्चर और दीवार को भी मतलब 7.9 इस तरीके से इतनी परसेंटेज हासिल है कि कुछ ना कुछ ये भी एग्जिस्ट करते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है जो उस दी गई है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दी गई? कैक्यूली स्ट्रक्चर को ही जो है वो दी गई है। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा लेक्चर था। अगला लेक्चर हमारा जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। उसमें हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को जो है वो पढ़ना है। तो आप सब इसके लिए रेडी रहिएगा और इसको अच्छे से पढ़ें। जो चीज़ नहीं समझ आती उसे आप जूम ऐप में, हम लोग जूम क्लासरूम में डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल जो है वो इसे जितना आप पढ़ सकते हैं वो पढ़ें अच्छे से। अब एक असाइनमेंट के क्वेश्चन ज़रा नोट कर लें। असाइनमेंट नंबर 1 लिखें। असाइनमेंट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, वाई बेंजीन डज़ नॉट गिव एडिशन रिएक्शन। बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शन ईज़िली आपको प्रोवाइड क्यों नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 2 अब लिखें। क्वेश्चन नंबर 1 आप सब ने लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आपने लिखा है कि बेंजीन क्यों एडिशन रिएक्शंस नहीं देता। या क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट ये भी आ सकती है, वाई बेंजीन गिव एडिशन रिएक्शन रिलक्टेंटली। क्यों वो मज़ाहमत पेश करते हुए डबल बॉन्ड वाले रिएक्शन शो करता है। एक और क्वेश्चन जो है वो लिखें
कि बेंजीन की जो बॉन्ड लेंथ है उसको आपने उसमें डिस्कस करना है कि बॉन्ड लेंथ बेंजीन की कहाँ ज़्यादा है या कहाँ कम है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन लिखें हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, कि बेंजीन की हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन जो है वो अल्कीन से किस तरीके से डिफरेंट है, नॉर्मल अल्कीन की हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन में और जो आपके पास बेंजीन होता है उसकी हाइड्रोजिनेशन में। इनकी हाइड्रोजिनेशन सेम होती है क्या, इनमें हाइड्रोजन ऐड करवाने में सेम एनर्जी जो है वो इवॉल्व होती है, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखें कि बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी क्या है। आप सब ऐसा करें, इसका बेस्ट वे ये है कि ये इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अपने एफएससी का चैप्टर नंबर 9 जो है एरोमेटिक कंपाउंड के नाम से गिवन है आप लोगों को, उसको लाजमी पढ़ें एक बार, उसको बहुत अच्छे तरीके से देखें। आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जब तक वहाँ से क्लियर नहीं होंगे ये चैप्टर आपके लिए जो है वो मुश्किलें कॉज करेगा। तो लिहाजा आप लोगों ने जो है वो इसको बहुत एहतियात से, बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ें। रिएक्शंस जितनी दफ़ा लिख सकते हैं इनको लिखें, बाकी हम डिस्कशन क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।